दोस्तों स्वागत है आपका एमिटेक स्टडीज़ चैनल में। मैं हूं आरिफ और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हीट ट्रांसफ़र के जो मोड्स हैं उनमें कंडक्शन के बारे में कि कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन के लिए जो फोरियर्स लॉ है वो क्या कहता है। हमने एंड किया था थर्मल कंडक्टिविटी पर आकर। उससे पहले हमने ये भी देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफ़र जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस है, हम नए सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम थर्मल कंडक्टिविटी से आगे पढ़ने वाले हैं। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में हमने देखा था, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे वापस से, और हम ये देखेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी वेरी क्यों कर रही है। काफ़ी सॉलिड्स के बीच में, लिक्विड और गैसेस के बीच में थर्मल कंडक्टिविटी में वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं और उन वेरिएशंस आने का रीज़न क्या है और उन वेरिएशंस को टेम्परेचर के साथ हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, इस चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने देखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी Q इज़ इक्वल टू माइनस के ए इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये है, हमने फोरियर्स लॉ का फॉर्मूला देखा था। उसमें अगर हम Q को 1 वॉट पुट करते हैं और एरिया 1 स्क्वायर मीटर अगर होता है और डी टी अपॉन डी एक्स जो माइनस डी टी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन पर मीटर हम पुट करते हैं तो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी 1 वॉट पर मीटर केल्विन आता है। याद रखिए जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी उतना ही फास्ट हीट ट्रांसफ़र होगा किसी बॉडी में, राइट। जितनी ज़्यादा ही, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी को अगर हम नाम से देखें तो थर्मल कंडक्टिविटी का नाम कुछ ये सजेस्ट करता है कि थर्मल कंडक्शन किस तरह से हो सकता है, कितना फास्ट हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, वही हमारी थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। अब हम देखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी का वेरिएशन किस किस तरह से हो सकता है सॉलिड्स के, लिक्विड्स के और गैसेस के बीच में। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि सॉलिड के बीच में थर्मल कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन है ये किस तरह से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड जो है वो मेटल, नॉन मेटल या फिर कोई अलॉय, कोई कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें कि मेटल्स में थर्मल कंडक्टिविटी का वेरिएशन किस तरह से हो सकता है। उसके बाद हम अलॉयज़ और नॉन मेटल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मेटल्स में हम जानते हैं कि मेटल्स होती क्या है। मेटल्स डिफ़ाइन ही इसीलिए होती है क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस पूरी मेटल की जो शेल है, उसके जो एटम्स हैं, उसकी जो शेप है उसके बीच में उसमें मूवमेंट करते रहते हैं। उन मूवमेंट की वजह से ही जो मेटल होती है वो कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और उन्हीं की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही उसमें लश्यर या चमक पाई जाती है। तो इन मेटल्स इन मेटल्स में अगर हम हीट ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो मेनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। चूँकि सॉलिड्स में हीट ट्रांसफ़र दो वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और लेटिस वाइब्रेशन, लेकिन जो मेटल्स हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हीट ट्रांसफ़र डोमिनेट कर जाता है लेटिस वाइब्रेशन हीट ट्रांसफ़र के ऊपर। और एक चीज़ याद रखिए कि जो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, वो हीट के भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, लाइक कॉपर और सिल्वर। हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि क्यों होते हैं, हम देखते हैं। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ किसी भी मेटल का, अगर मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ तो लेटिस वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे। लेटिस वाइब्रेशंस बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो पा रहे थे उनके बीच में रुकावट बन जाएगी एक तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पहले फ्रीली फ्लो हो पा रहे थे। अब लेटिस वाइब्रेशंस बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सही से फ्रीली फ्लो नहीं कर पाएंगे। उस वजह से जो थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाती है मेटल्स के केस में। आपको याद रखना है कि मेटल्स के केस में जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। उसके अलावा यहाँ पे एल्यूमिनियम एक एक्सेप्शन होता है कि इसमें इंक्रीज़ हो जाती है। इसका रीज़न भी हम बाद में देखेंगे कि इसमें इंक्रीज़ क्यों हो जाती है। तो ये था मेटल का केस कि मेटल के केस में थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कम होती है। अब हम देखते हैं अलॉयज़ का केस। अलॉय क्या होते हैं? अलॉयज़ होते हैं कि दो या दो से अधिक मेटल्स अगर हम लिक्विड फॉर्म में मिक्स कर दें और एक फेज़ बना लें तो वो अलॉय बन जाता है। अलॉयज़ में क्या होता है कि एटम्स स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्कैटर्ड किस तरह से हो जाते हैं हम देखते हैं। स्कैटर्ड किस तरह से एटम्स, अलॉय के एटम्स हो जाते हैं। लेट अस सी। ये सपोज़ कॉपर और निकल अलॉय की अगर मैं बात करता हूँ, कॉपर प्लस निकल अगर मैं अलॉय की बात कर रहा हूँ, तो सपोज़ ये कॉपर का एटम है। पहले ये कॉपर के सारे एटम्स मिले हुए थे। अब क्या हुआ कि जैसे उसमें कोई मैं निकल मिक्स किया तो बीच में निकल के एटम्स आ गए, फिर कॉपर का एटम्स, फिर निकल के एटम्स। इस तरह से जो ओरिजिनल जो अपना शेप थी वो स्कैटर्ड होके बीच में फॉरेन एटम्स आ गए।
तो उस वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन प्ले पहले कॉपर से कॉपर इजीली फ्लो कर पा रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे, राइट, क्योंकि बीच में फॉरेन एटम्स आ चुके हैं। तो फॉरेन एटम की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का स्केटरिंग हो जाती है और इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं कर पाते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, अब ध्यान रखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से तो हीट ट्रांसफ़र हो ही नहीं पा रहा था, बहुत कम हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी स्केटर्ड हो गए थे। इसीलिए जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, लेटिस वाइब्रेशन होना स्टार्ट होगा। तो लेटिस वाइब्रेशन से तो हीट ट्रांसफ़र होना ही है। इसका मतलब कि एलॉय के केस में हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे। तो थर्मल कंडक्टिविटी भी एलॉयज़ के केस में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लेटिस वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, राइट। सो इन केस ऑफ एलॉय, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द लेटिस वाइब्रेशन इंक्रीजेज एंड द थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं वेडमैन-फ्रेंज लॉ। वेडमैन-फ्रेंज लॉ क्या कहता है कि रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये हमेशा कांस्टेंट होता है, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सभी मेटल्स के केस में ये उस टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है जिस टेम्परेचर पे थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैलकुलेट की गई है। और इसका जब हम कांस्टेंट हटाते हैं तो एक नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं लोरेंज नंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप नॉन टेक्निकल जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के नॉन टेक्निकल में जब हम मटेरियल साइंस पढ़ोगे तो उसमें थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी आप ये नंबर पढ़ोगे। तो यही नंबर कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई एलिमेंट अगर अच्छा कंडक्टर है हीट का, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर होगा ही होगा। तो सिल्वर की आप एग्जांपल ले लीजिए, सिल्वर सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर माना जाता है, और सिल्वर हीट कंडक्टर भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये था वेडमैन-फ्रेंज लॉ। अब हम आगे देखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी इंसुलेशन के केस में किस तरह से वेरी करती है। चूँकि इंसुलेशन में तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। अब चूँकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो उसमें केवल एक ही ज़रिया बचता है, एक ही सोर्स है थर्मल कंडक्टिविटी का, हीट ट्रांसफ़र का, वो है लेटिस वाइब्रेशंस। सो लेटिस वाइब्रेशंस जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे लेटिस वाइब्रेशंस भी बढ़ने वाले हैं। लेटिस वाइब्रेशंस बढ़ेंगे तो अपनी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि एक तरह से अपना हीट ट्रांसफ़र बढ़ ही रहा है, राइट। सो लेटिस वाइब्रेशन से हीट ट्रांसफ़र बढ़ता है इन केस ऑफ इंसुलेटर्स और नॉन मेटेलिक सॉलिड्स में। अभी तक हमने बात किया है सॉलिड्स की, अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, कि लिक्विड में किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले अगर हम लिक्विड मेटल्स पे डिस्कस करते हैं, लाइक जो सोडियम, पोटेशियम, कुछ लिक्विड मेटल्स होती है, उन लिक्विड मेटल में तो थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, राइट। और उसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, बस आप अभी एक जो रूल बताऊंगा वो बाद में इसी वीडियो में वो हम देखेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी मॉलिक्यूलर वेट पे ज़रूर डिपेंड करती है, लेकिन मेटल्स के केस में हमेशा ज़्यादा होगी नॉन मेटल से, ये भी आपको याद रखना है। तो जो नॉन मेटेलिक लिक्विड्स होंगे, मैंने कहा कि थर्मल हीट ट्रांसफ़र नॉन मेटल्स में क्यों हो रहा है, क्योंकि या तो लेटिस वाइब्रेशन की वजह से मेनली, लेकिन अगर लिक्विड हो जाता है तो कोलिजन एंड डिफ्यूज़न की वजह से होता है मॉलिक्यूल्स के, राइट। सो नॉन मेटेलिक लिक्विड के लिए थर्मल कंडक्टिविटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला है BCP रो रेस टू दी पावर 4/3 डिवाइडेड बाई M रेस टू दी पावर 1/3। ये फॉर्मूला यहाँ पे रो जो है डेंसिटी है, B यहाँ पे कांस्टेंट है, CP यहाँ पे कांस्टेंट है, और M यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है। यहाँ पे CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, लेकिन लिक्विड के केस में वो कांस्टेंट होती है टेम्परेचर के साथ भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो रो और M पे ही डिपेंड करती है। अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की हम बात करें तो M भी कांस्टेंट हो जाता है, तो सिर्फ रो पे ही डिपेंड करती है, राइट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा अपनी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाती है, किसी लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाती है, तो अपनी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, राइट। सो अगर नॉन मेटेलिक लिक्विड है तो उसके केस में थर्मल कंडक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मॉलिक्यूलर वेट के रेसिप्रोकल 1/3 पावर पे होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जितना हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा उतनी ही कम थर्मल कंडक्टिविटी होगी, और जितना लो मॉलिक्यूलर वेट होगा
उतनी ही हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगी। और ये क्वेश्चन EAC में पूछा जा चुका है कि थर्मल कंडक्टिविटी मॉलिक्यूलर वेट के साथ कैसे डिपेंड करती है। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इंजीनियरिंग सर्विसेज के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि गैसेस के केस में थर्मल कंडक्टिविटी किस तरह से वेरी करती है। गैसेस के केस में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतने ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। जो गैसेस की जो काइनेटिक थ्योरी होती है, उस काइनेटिक थ्योरी को भी अपन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि गैसेस के केस में थर्मल कंडक्टिविटी किस तरह से वेरी करती है। अगर आपको लगता है काइनेटिक थ्योरी पे वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी का मेज़र होता है। आपने 11th-12th क्लास में फार्मूलाज पढ़े होंगे, वेलोसिटी इक्वल टू √3RT/m। ये फार्मूलाज आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो वेलोसिटी वो टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। और ये फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 1/3 ρLV × CV। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रो डेंसिटी है, L जो है मीन फ्री पाथ है, V वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिससे वो जो मॉलिक्यूल्स है वो मोशन करते रहते हैं, और CV यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है, राइट। सो CV की वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, वो बढ़ती है। आप थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ेंगे कि क्यों बढ़ती है CP और CV की वैल्यू टेम्परेचर के साथ में, गैसेस के केस में, राइट, नॉट लिक्विड और सॉलिड के केस में हम अज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट है, लेकिन गैसेस के केस में बढ़ती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो CV बढ़ने लग जाता है, वेलोसिटी बढ़ने लग जाती है, राइट। टेम्परेचर बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ी, CV भी बढ़ा, जो मीन फ्री पाथ है वो कम हो गया। तो जब अपन ओवरऑल इफेक्ट इस वाले फॉर्मूले में देखते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी को वो इंक्रीज ही करता है, डिक्रीज नहीं करता है, राइट। तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है गैसेस के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। काफ़ी एलिमेंट्स के लिए, अलग अलग एलिमेंट्स की अगर हम डिस्कस करें तो थर्मल कंडक्टिविटी का क्या ऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी सॉलिड्स की, उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद गैसेस की। अगर सॉलिड और लिक्विड में भी अगर मेटल्स आ जाती है तो मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होगी नॉन मेटल से। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो लेटिस वाइब्रेशन की वजह से हीट ट्रांसफ़र को हमेशा डोमिनेट करेगा। तो सबसे पहले सॉलिड मेटल, उसके बाद आता है लिक्विड मेटल, उसके बाद एलॉयज़। एलॉयज़ में भी क्योंकि मेटल्स होते हैं स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है। उसके बाद नॉन मेटेलिक सॉलिड्स होंगे, उसके बाद नॉन मेटेलिक लिक्विड्स होंगे, उसके बाद होंगी गैसेस विद मॉइस्चर। अगर किसी गैस के अंदर मॉइस्चर हो तो चूँकि मॉइस्चर एक तरह से लिक्विड फॉर्म होता है और वो जो लिक्विड होता है उसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है। ऐसे ही आपको ये भी कह सकता है कि अनसेचुरेटेड गैस की जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो सेचुरेटेड से ज़्यादा होगी, क्योंकि सेचुरेटेड में कोई मॉइस्चर नहीं होता, राइट। एंड आफ्टर उसके बाद आता है गैसेस विदाउट मॉइस्चर। ये इनका सीक्वेंस होता है। काफ़ी एलिमेंट्स के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है, वो डायरेक्टली आपको इनका ऑर्डर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो इसको भी हम देखते हैं कि इनका ऑर्डर किस काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है उनके लिए मैंने यहाँ थर्मल कंडक्टिविटीज़ का डेटा कलेक्ट किया है। वॉट पर मीटर केल्विन के अंदर ये थर्मल कंडक्टिविटी का डेटा है यहाँ पे। तो सिल्वर के लिए 410 आप देख सकते हैं कि सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम देखें पूरी मेटल्स के अंदर तो सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी, ये मेटल्स हैं तो इसमें सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर माना जाता है, काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है। तो आप देख सकते हैं कि सिल्वर अच्छा हीट कंडक्टर भी है, अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है। कॉपर हमारे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में यूज़ करते हैं, कॉपर अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है, कॉपर अच्छा हीट कंडक्टर भी है। 385 वॉट पर मीटर केल्विन इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। उसके बाद एल्यूमिनियम 200, निकल 93, आयरन 73, स्टील 15 to 45। स्टील चूँकि एलॉय होता है और आयरन प्योर, अगर हम बात करें कि आयरन अगर प्योर हो और स्टील उसका एलॉय हो तो एलॉय की हमेशा प्योर से कम ही होगी। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो एक्सेप्शन है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ही ज़्यादा होती है डायमंड में। जब आप डायमंड के बारे में पढ़ेंगे, मैं हो सकता है अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूं कि डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा क्यों होती है। श्योरली मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि क्यों होती है। तो हम देखेंगे वहाँ पे कि इसका स्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एलिमेंट की थर्मल कंडक्टिविटी को डिसाइड करने में। उसके बाद वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी
ग्लास वूल की थर्मल कंडक्टिविटी, ये एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली इनका ऑर्डर पूछा गया है कि इनमें से किसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, या कौन मिनिमम हीट ट्रांसफ़र करेगा, कौन मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र करेगा। तो ये डेटा आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। हम कन्वेक्शन और रेडिएशन के कुछ टॉपिक्स भी लेने वाले हैं अगली वीडियो में, क्योंकि इससे अगली वीडियो में तो हम पहले क्वेश्चंस लेंगे प्रीवियस ईयर के इंजीनियरिंग सर्विसेज के। उसके बाद जो वीडियोस आएगी उनमें हम कन्वेक्शन और रेडिएशन के बेसिक्स भी कवर करेंगे। उसके बाद हमारा प्रॉपर हीट ट्रांसफ़र जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस एमी टेक स्टडीज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।